Good morning all. Welcome to Learners Academy. और फ्लो बोल लें. So it is a very happy Janmashtami to all of you, to all the kids and your families. Okay. तो इस फेस्टिव सीजन पे कुछ ऑफर मिलना चाहिए. तो ऑफर है कि सारे क्वेश्चन आज करेंगे, बम्पर ऑफर है. ठीक है, कल टेस्ट देने मत जाओ, नहीं जाओगे, यहाँ नहीं आओगे टेस्ट देने. ओके, तो मैं फिर आप यहाँ टेस्ट देने नहीं आओगे तो मैं घर लेने आ जाऊंगा. ओके, चलो डिस्कस करते हैं. पहले कितने क्वेश्चन होते हैं, लेट मी चेक. तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर रखा है और एक लास्ट वाला क्वेश्चन भी कल कर रखा है, सेम पैटर्न का था. तो क्वेश्चन नंबर 9 से आज स्टार्ट करना है. इसका फिगर ये हमने ड्रॉ कर लिया है और साथ ही साथ ये इस पे स्टैम्प भी लगा दो, तारे लगा दो. ठीक है, चलिए लेट्स रीड द क्वेश्चन. In figure 10.13, so everyone will focus on this figure. XY and X dash Y dash. अब आप बातें नहीं. XY and X dash Y dash are the two parallel tangents to a circle. जितना पढ़ो उतना पहले फिगर में देखो. एक सर्किल दिखा, उसके अंदर दो टेंजेंट्स दिखे, XY और X dash Y dash दिखे. XY ये रहा, X dash Y dash ये रहा, दिखा. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं. तो ये पैरेलल की तरह दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना. एटलीस्ट फिगर के अंदर जस्टिफाई हो रहा है ना कि पैरेलल हैं, दोनों लाइंस पैरेलल दिख रही हैं. सो इतना पढ़ते ही आपके मन में पहला ख्याल क्या आया कि अगर ये टेंजेंट्स पैरेलल हैं, तो हमने कल क्वेश्चन सॉल्व किया या परसों किया होगा कि पैरेलल टेंजेंट्स बनाने के लिए डायामीटर के एंड पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, यस और नो. कल हमने इसका उल्टा क्वेश्चन किया था कि डायामीटर के एंड पॉइंट से टेंजेंट बनाओ तो पैरेलल बनते हैं. याद है, कल ही किया है कि परसों किया है? परसों. कि डायामीटर के एंड पॉइंट से टेंजेंट बनाएं तो वो टेंजेंट पैरेलल बनेंगे. इस बार पैरेलल उन्होंने बना के दिए हैं, तो आप ये रिजल्ट निकालोगे कि भैया ये एक डायामीटर है, यानी क्या, वो तो दिख रहा है. अब सपोज करो अगर ये पैरेलल नहीं होते तो ये डायमीटर नहीं होता. कैसे, देखो ध्यान से. लेट्स से कि ये टेंजेंट एक्स वाई यहां ना होके, मान लो एक बार के लिए यहां होता है, यहां होता, फिर ये पॉइंट पी भी यहां होता, फिर ओपी को कनेक्ट ऐसे किया जाता. तो अब ओपी और ओक्यू स्ट्रेट लाइन नहीं बनती तो ये डायमीटर, समझ गए, क्योंकि डायमीटर एक स्ट्रेट कोड होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, दो टुकड़ों वाली लाइन का ज्वाइन लॉन्गेस्ट कोड होती है. तो ये कोड नहीं बनी ना, तो दो टुकड़ों में टूट गई, फिर तो वो नहीं बनी. तो क्या कहेंगे हम कि अगर ये टेंजेंट्स पैरेलल हैं तो ही ये डायमीटर है. अब POQ इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्किल, ऐसा क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है. तो केवल इसलिए कि ये दिख रहा है हम इसको डायमीटर नहीं मानेंगे. उसने क्या बात कही है, उसने कही है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट्स हैं. ये बात ही उसने इसलिए कही है ताकि इस बात से आप ये डिराइव कर सको कि POQ इज द डायमीटर. समझ गए? आगे बढ़े क्वेश्चन को. इस बात से आप ये चीज डिराइव कर सको कि POQ इज द डायमीटर. नेक्स्ट थिंग, विद सेंटर O, सर्किल का सेंटर ऑब्वियसली O है, दिख रहा है. अनदर टेंजेंट, ये तीसरी टेंजेंट आ गई अभी, ये तीसरी टेंजेंट आ चुकी है AB. तीसरी टेंजेंट की एंट्री हो गई. इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? C. अनदर टेंजेंट AB विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C. ये टेंजेंट पिछली दो टेंजेंट को भी टकराती है, इसको और इसको. किस पॉइंट पे टकराती है? XY को A पर, XY को A पर, दैट मींस ये पॉइंट है A, और X डैश Y डैश को B पर, यानी ये पॉइंट है B. ओके, तो ये A पॉइंट यहां पर है. देखो बेटा, ये Y पॉइंट तो ये वाला पॉइंट है, ऐसा मत मानना कि ये दो पॉइंट ये सेम पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट है. देखो आप देख पा रहे हो, जूम करके दिखा देता हूं. तो ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है. तो आपको फिगर में क्लियरली मेंशन करना है, चाहे से ये दूसरा वाला, चाहे से आपको
जैसे हमको गिवन पॉइंट में अलग से मेंशन नहीं किया या क्लियरली नहीं दिया, लेकिन हम हमारे ड्रॉन फिगर में क्लियरली मेंशन करेंगे। देखो ये वाला पॉइंट है ए, समझे, और ये वाला पॉइंट है वाई, समझ गए। तो ऐसे कैसे करेंगे, हाँ हम इस लाइन को थोड़ा लंबा खींचेंगे, वाई थोड़ा दूर लगाएंगे, वाई थोड़ा दूर लगाएंगे ताकि ये वाला पॉइंट ए दिखाई दे। करो मॉडिफिकेशन, कर ली, ठीक है। अब देखो नीचे में तो दिक्कत ही नहीं है क्योंकि नीचे में तो वाई डैश काफी दूर है, चेक करो नीचे में वाई, इधर वाई दूर नहीं था लेकिन इधर वाई डैश काफी दूर है, तो इधर तो बी आइडेंटिफाई हो रहा है, ये है, ठीक है। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। सो वेयर इज एंगल AOB? AO, दिस इज द राइट, दिस इज द राइट एंगल, ऐसा आपको साबित करना है। एंड जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन यही आए कि इसको 90 डिग्री साबित करो, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड एंगल AOB, फाइंड एंगल AOB। जरूरी थोड़ा प्रूव करने का ही क्वेश्चन है, पता लगाने का भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को प्रूव करने का क्वेश्चन ना मानते हुए पता लगाने के क्वेश्चन से अप्रोच करो कि आपको तो AOB पता करना, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि AOB 90 डिग्री पता है, प्रूव करना है, तो फिर जब प्रूव करने के क्वेश्चन को तो क्या जोड़ तोड़ लगा के प्रूव कर ही देते हम, हमको पता है इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, ये वो कुछ समझ में नहीं आया तो भी हम प्रूव उसको अल्टीमेटली कर ही देते हैं। लेकिन जब प्रूव करने का क्वेश्चन नहीं हो, फाइंड करने का क्वेश्चन हो, तो वो ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि उसमें हमको पता नहीं है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो कोई 60 डिग्री भी निकाल के आ जाएगा, कोई कुछ और भी निकाल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, सो फिगर ड्रॉन, लेट्स नोट डाउन द गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट, सबसे पहला गिवन पॉइंट एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश के बारे में होगा। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, और तीसरा टेंजेंट भी इधर ही ले लेंगे। देखो एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, और तीसरा टेंजेंट कौन सा है? ए बी, एंड ए बी आर द थ्री टेंजेंट्स टू द सर्किल विद सेंटर, आर द थ्री टेंजेंट्स टू द सर्किल, सर्किल का सेंटर O विद सेंटर O। अब ये इनके तीनों के पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बता दो। एट एक्स वाई का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? P, एट द पॉइंट P, P, एक्स डैश वाई डैश का Q, एंड ए बी का क्या था? C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक ही पॉइंट में, एक ही गिवन पॉइंट में हमने तीनों ही टेंजेंट्स और उसके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट की जानकारी दे दी, और सर्किल का सेंटर O है इसकी भी जानकारी दे दी, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट गिवन पॉइंट होगा कि इनमें से ये दोनों पैरेलल है, इनमें से ये दोनों पैरेलल हैं, ये इंपॉर्टेंट गिवन पॉइंट होगा, ओके। और एक ये भी कह सकते हो कि ए बी जो है वो इन दोनों को ए और बी पे इंटरसेक्ट करता है। चलो वो तीसरा ले लेंगे, दूसरा डालो, एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, दूसरा गिवन पॉइंट बोलो। एंड तीसरा गिवन पॉइंट कि जो टेंजेंट ए बी है वो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को ए और बी पे इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एट द पॉइंट्स, एट द पॉइंट्स एक्स वाई को तो वो ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को वो बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। तो इन तीन गिवन पॉइंट्स में सारी बातें शामिल हो गई, ठीक है। चलो टू प्रूव, अब वैसे तो देखो मैंने क्या कहा, अप्रोच तो वो होनी चाहिए कि एंगल एओबी पता करना है, बट अभी तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें तो प्रूव करना है, तो टू प्रूव लिखना पड़ेगा। कल को मान लो फाइंड करने का क्वेश्चन है तो टू प्रूव लिखने की जरूरत नहीं, सीधे पता लगाना शुरू कर देंगे, बट इस क्वेश्चन के अप्रोच से करना पड़ेगा तो टू प्रूव लिखना पड़ेगा। क्या प्रूव करना है कि एंगल एओबी इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ओ सॉरी इज द राइट एंगल, इट इज नॉट अ ट्राइंगल, एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री।
नेक्स्ट थिंग ऑब्वियसली वुड बी द कंस्ट्रक्शन पार्ट। कई बच्चों ने पहले एक्सपेक्ट कर लिया। ओके, तो अब आप लोग फिगर पे देखो सब लोग। तो ये एंगल 90 डिग्री दिख तो रहा होगा, हाँ लग तो रहा होगा कि 90 डिग्री है, पर साबित कैसे करें? मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कहाँ है, लिखित में कहाँ है? अदालत सबूत मांगती है ना, तो वो सबूत कहाँ है भाई? ये 90 डिग्री। क्या आप गवाह हो? आपने बनते हुए देखा था इसको? ओके, आप मौका वारदात पे मौजूद थे? नहीं थे? ओके चलो आओ, तो आ जाओ। हम क्या करेंगे, जब 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देखो कॉमन सेंस भी कहता है 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन से है? पी क्यू सी। तो पी और क्यू जुड़े हुए हैं, तो सी क्यों नहीं जुड़ा हुआ? ये तो कॉमन सेंस भी कहता है। क्या करूंगा मैं? और ओसी क्या होगा? रेडियस होगा। ज्वाइन द रेडियस ओसी, ज्वाइन द रेडियस ओसी, दिस विल बी द कंस्ट्रक्शन पार्ट। करो ज्वाइन, ज्वाइन द रेडियस ओसी, लिख दो, and then we will come to the proof section. Join the radius OC, हो गया ज्वाइन। कंस्ट्रक्शन पार्ट डॉटेड में होता है ना, देखो दो दो सर्किल क्यों बना है फालतू में? मजे मजे में मार्क्स कर जाएंगे फिर, इतना मजे में आना भी जरूरी नहीं है। तो सही कर के, इट इज एक्चुअली आ बैल मुझे मार। अब लोग कहेगा मजे मजे में सर कुल्हाड़ी पड़ी थी पैर पे मार दी, मजा आया काफी, तो नुकसान तो हमको ही हुआ ना। फिगर करेक्ट बना लिए, जबरदस्ती वो खराब कर रहा है। ओके चलो प्रूफ सेक्शन पे चलें। तो मैं ये डिलीट कर दूं सब, गिवन पॉइंट्स टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन पार्ट डिलीटेड, नोटेड डाउन हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। अब आप इधर इस फिगर पे ध्यान दें, प्रूफ सेक्शन हम स्टार्ट कर। मुझे एक चीज बताइए, ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है आपको, तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ऊपर वाला 45 और नीचे वाला 45 होगा? वो तो दिख भी नहीं रहा होगा, नीचे वाला छोटा दिख रहा है, ऊपर वाला बड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, बोलो। और वाकई में है भी नहीं, वाकई में ये है भी। एक और बात बताऊं आपको कि ये टेंजेंट एसी जो एबी जो बनाई है, ये टेंजेंट एबी भी अलग अलग तरीकों से बनाई जा सकती है। कैसे? ऐसे बनाई जा सकती है एबी, ठीक है। ये सीधी भी बनाई जा सकती है, एबी बनाई जा सकती है। इसको कैसे भी बना दो, जैसे मर्जी ऐसे बना दो। जैसे अगर आपने ए बी टेंजेंट ऐसे बनाई होती तो फिर ए यहाँ होता और बी यहाँ होता। अभी भी अभी भी एंगल एओबी 90 डिग्री होता, अभी भी एंगल एओबी 90 डिग्री होता। मतलब एक्स डैश वाई डैश और एक्स वाई को तो पैरेलल बनाना है, उसको तो नहीं छेड़छाड़ कर सकते। लेकिन अब टेंजेंट ए भी मर्जी आए जैसे बना लो, पर उन दोनों टेंजेंट को इंटरसेक्शन करनी चाहिए। कहीं ऐसी बनाओ कि इंटरसेक्शन ही नहीं कर रही, तो ऐसी नहीं बनानी। और ऐसे इंटरसेक्शन तो करेगी, क्योंकि एटमोस्ट हम दो ही पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं, तीन टेंजेंट्स तो बना नहीं सकते हैं। तो तीसरी टेंजेंट अब जब बनाने जाएंगे तो ऑब्वियसली इसके पैरेलल तो बनेगी नहीं, तो इंटरसेक्शन तो करेगी। तो कहीं पर भी ए और बी हो, जब आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। अब देखो, अब ऊपर ज्यादा आ रहा है नीचे कम आ रहा है, आ रहा है? पहले भी ऊपर ज्यादा नीचे कम था क्या? हाँ, तो कैसे भी कर लो, मतलब कभी ऊपर ज्यादा कभी नीचे कम आएगा, पर कुल मिला के ये दोनों 45-45 डिग्री होने की गारंटी नहीं है। अच्छा 45-45 पता है कब होगी? जब ये टेंजेंट इन दोनों टेंजेंट्स के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो। अभी देखो, इन टेंजेंट्स और इन टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री थोड़ी ना है, चेक करो। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री नहीं है ना। लेकिन अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बन जाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी एग्जैक्टली इसके मिड में लाया करे और ये बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बन जाए 90 डिग्री 90 डिग्री, अब एंगल एओबी 45-45 बनेगा ऊपर। ठीक है चलो, तो ये तो हो गया एक पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारी बातें आपके माइंड में आ सकती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है 90 डिग्री प्रूव करना है तो ऐसा लगता है कि सर ये आधा आधा हो गया ना, 45 ऊपर तो 90 डिग्री गया भाड़ में, आप उसको 45 प्रूव करने की दौड़ में चले जाते हो, जबकि वो 45 है ही नहीं। क्यों प्रूव कर रहे हो? ना वो 45 है ना ये 45 है, पर इनका जोड़ 90 जरूर है, का जोड़ 90 जरूर है। हो सकता है ऊपर वाला 60 हो नीचे वाला 30 हो सकता है ऊपर वाला 80 नीचे वाला 10 हो। समझ आया यहां तक? ओके, अब आइए आप यहाँ देखिए,
इस ट्राइंगल पे नजर डालिए, दिखा? फिर इस ट्राइंगल पे नजर डालिए, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, 1 नंबर और 2 नंबर? दोनों हूबहू सेम है क्या? दिख भी रहे होंगे, तीनों साइड्स के बराबर हैं, तीनों साइड्स के बराबर है या नहीं है? देखो ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे 2 टेंजेंट बन रहे हैं, एपी और एसी, यस और नो? ओपी और ओसी अगेन रेडियस हैं, और ओए दोनों की कॉमन साइड है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो करीब करीब कल जो हमने इक्वेशन किया था करीब करीब वैसा ही काम है। तो बाई सिंप्लिसिटी ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, कल भी यही किया था। तो बाई सिंप्लिसिटी ये बराबर हो जाएंगे, तो बाई सिंप्लिसिटी ये भी बराबर हो जाएंगे, नीचे से हो जाएंगे। ये एक और एक, मतलब इसको एंगल 1 मान लो, हाल फिलहाल इसको एंगल 2 मान लो, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, बोलो। एंड देन इसको एंगल 3 मान लो, इसको एंगल 4 मान लो, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा? ठीक है। अब आप मुझे बताइए इन चारों का सम क्या होगा? क्यों क्यों? इज इट ए पेयर? इज इट ए पेयर? पेयर में 2 एंगल्स होते हैं, ये 4 हैं, तो रीजन क्या हो? एंगल्स इन ए सेमी सर्किल बनने के सबूत कहां से मिलते हैं? एंगल्स इन ए सेमी सर्किल कब बनता है? जब लाइन स्ट्रेट होती है, जब लाइन, सपोज करो ये लाइन स्ट्रेट ना होकर ऐसे हो, तो अब अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये दोनों का सम 180 होगा क्या? जब ये लाइन सीधी होगी तभी इन दोनों का सम 180 होगा, और लाइन सीधी है ये हमने पहले साबित कर दिया क्योंकि ये डायमीटर है, क्योंकि ये, सपोज करो ये डायमीटर ना होती, ये ओपी यहां होता, तो अब इन दोनों का सम 180 नहीं होता, तो इसलिए पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि लाइन सीधी है, और लाइन सीधी प्रूव करने का सिंपल सा लॉजिक है, उसको डायमीटर प्रूव कर दो, डायमीटर सीधी तो होती है, स्ट्रेट लाइन ही तो होती है। समझ गए सारी बात? तो सबसे पहला हम एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है, इस पॉइंट का इस्तेमाल करके ये लिखेंगे कि ये डायमीटर है, और डायमीटर है तो ये सीधी है। उसके बाद फिर अपन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी से इन दोनों को इक्वल करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे, और फिर हम चारों का सम 180 लगाएंगे, फिर वो इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, तो जब चारों का सम 180 है तो 2 का सम 90 नहीं होगा क्या? जब चारों का सम क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 1 2 3 4, चारों का सम 180 है, तो केवल इन दोनों का सम 90 नहीं होगा क्या? आधा, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। लॉजिक है ना? चलो अब ये जो भी हमने कहा इसको पेपर में उतारना है। प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश को सबसे पहले लेंगे। हेयर टेंजेंट एक्स वाई is parallel to tangent x dash y dash, ठीक है, ये पैरेलल है, तो the line segment PQ joining the points of contact of the two parallel tangents is the diameter of the circle, is the diameter of the circle। इस बात से ये साबित हुआ, implies कि POQ is a straight line, POQ is a straight line। सबसे पहला काम हम ये लिख के छोड़ देंगे, ठीक है, POQ is a straight line, यहां तक हो गया, ठीक है। क्या लिखा हमने कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो इनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट डायामीटर होगी, तो डायामीटर है तो फिर वो स्ट्रेट लाइन होगी। यहां तक क्लियर है? नाउ अब आपने ये कंस्ट्रक्शन कर ही लिया है, तो अब आप ट्राइंगल उठा लीजिए फॉर योर कॉन्ग्रुएंस पार्ट। बोलो, इस ट्राइंगल का नाम रख देता हूं POA, इसका रख देता हूं COA। नाउ इन ट्राइंगल POA and triangle COA,
3 साइड्स कर दें, सबसे आसान वही होगा। ठीक है, बोलो सबसे पहले ओपी इक्वल टू ओसी रेडियस कर दूं, रेडियस ऑफ द सर्किल है क्या? बोलो भाई, आवाज क्यों नहीं आ रही? ओपी इक्वल टू ओसी रेडियस है, देन आ जाओ ओए इक्वल टू ओए कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, एंड द लास्ट थिंग, लास्ट साइड कौन सी लेंगे हम? एपी इक्वल टू एसी। क्या लिखेंगे इसका रीजन? बोलो भव्या, एपी इक्वल टू एसी का रीजन क्या लिखेंगे? सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद आती है, और ये काम आपने पिछले चैप्टर में भी कईयों ने गलती कर रखी है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली जो चीज है, ट्राइंगल सिमिलर करने के बाद आएगी ना, पहले आ जाएगी क्या? ट्राइंगल को सिमिलर करने के रीजंस में डाल रखा है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। भाई वो रीजन थोड़ा होता है तो रिजल्ट होता है। सीपीसीटी कह लो या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर, सीपीएसटी कह दो, ये दोनों तो जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाते हैं उसके बाद रीजन रिजल्ट के रूप में आता है सीपीसीटी, या फिर सिमिलर कर दिया तो सीपीएसटी भी रिजल्ट के रूप में आता है। पहले कैसे आ सकता है? आ सकता है, अभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए ही नहीं तो कैसे सीपीसीटी होगा? बोलो भाई, तो पीछे देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब कल घर जाके ये क्वेश्चन नहीं किया, नहीं किया, कितना भी समझा लो नहीं करेंगे। कितने क्वेश्चन किए थे कल हमने? कितने? कल 3 किए थे, तो इतना ही याद नहीं है। इसका मतलब है कि उठा के भी नहीं देखा, जाके पढ़ गए बस, यही हुआ, यही हुआ ना। जबकि आपको कह रखा है कि घर जाके सेम टू सेम क्वेश्चंस अपने आप करके जाके देखने हैं, स्टॉप वॉच लगा के करके देखने हैं, 5 से 10 मिनट लगा के। तो कब से स्टार्ट करोगे इस प्रथा को? आज से ही। आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है तो शुभ दिन है, ठीक है ना? तो लेके कृष्ण भगवान का नाम और शुरू हो जाओ। AP इक्वल टू AC, बोलो द रीजन। टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, और वो तो पकड़ा गया, ये हालत सबकी है मुझे पता है, एक्सेप्ट ए फ्यू, ये हालत सबकी है ना? है ना? है ना ईशानी? है ना? है ना? सबकी हालत यही है कि घर जाके तो ऐसा होता है जैसे वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, अब तो सोना है बस। एक्चुअल ट्यूशन से जाने के बाद तो आपका काम शुरू होता है। अब वो काम ऐसा मत सोचो कि हमारा काम खत्म हो गया, काम तो मेरा खत्म हुआ है, आपका तो अब शुरू होता है घर जाके उसी को वापस देखने का काम। ठीक है, देखो जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि टीचर को एग्जाम नहीं देना, आपको देना है, इस सच्चाई को कड़वा घूट समझ के पी लोगे ना, उस दिन टेंशन होना शुरू हो जाएगी। आप लोग पूरे साल ये मानते हो कि शायद एग्जाम तो टीचर को देना है, उनकी जिम्मेदारी है करना। जब एग्जाम नजदीक आता है फिर याद आता है यार हमको देना था एग्जाम, तो याद ही नहीं रहा पूरे साल भर। So by using SSS congruence rule, triangle POA congruent triangle COA, triangle POA congruent triangle COA। अब congruent हो गए ट्रायंगल मिस्टर भव्या, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसका रिजल्ट निकालेंगे तो रीजन डालेंगे सीपीसीटी। कॉन्ग्रुएंसी के बाद आता है सीपीसीटी, पहले नहीं आ सकता। सिमिलरली सीपीएसटी भी आएगा तो सिमिलैरिटी के बाद आएगा, पहले नहीं आ सकता। आपने किया था शायद ऐसा, किसी ने तो किया था। सिमिलर ट्राइंगल हुए नहीं उससे पहले रीजन डाल रखा है सीपीएसटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, इंप्लाइज एंगल ये वाला इसके बराबर करें हम, तो पीओए एंगल पीओए इक्वल टू एंगल सीओए, इसका रीजन डाल देंगे हम बाय सीपीसीटी, और साथ में इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मार्क कर लेंगे। सीधा बैठ, बिल्कुल सीधा बैठे, अलाइनमेंट आउट हो जाएगा नहीं तो सीधा बैठ। गाड़ी है हमारी, बॉडी क्या है? बॉडी हमारी देखा जाए तो एक ऑब्जेक्ट ही है,
जो नश्वर है, तो इट फंक्शंस लाइक ए मशीन। हम जानते हैं इसमें इनपुट भी है, इसमें आउटपुट भी है, इसमें प्रोसेसिंग भी है, इसमें एनर्जी भी है। सो एंगल POA इक्वल टू एंगल COA, यहां तक हो गया। अब सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल को लेना है, तो कॉन्ग्रुएंस रूल रिपीट नहीं करेंगे, सिमिलरली वाला काम करेंगे जैसा हमेशा करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट, अच्छा मैं लिखूंगा तभी लिखोगे क्या, पहले नहीं लिखोगे, लिख लिया। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट कल तो हमको 4 बार कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करना था, आज तो फिर भी 2 बार ही है ना। इट कैन बी प्रूव्ड दैट, अब की बार ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पहले देखो ये लिया है तो फिर ये लो, QOB एंड COB, ट्रायंगल QOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, फाइन। तो इसकी CPCG से रिजल्ट निकाल लो, एंगल QOB इक्वल टू एंगल COB। दिस इज बाय CPCG एंड ऑल्सो इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट ना। अब अपन वो स्ट्रेट लाइन वाली लाइन छोड़ के आए, उसको पकड़ेंगे वापस और चारों का एंगल कर देंगे 180। शुरू करें नाउ। POQ से स्ट्रेट लाइन एक बार फिर से लिखो, प्रूव्ड अबाउ, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। इस बात के प्रमाण ऊपर दिए गए हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, प्रूव्ड अबाउ। सो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे बनने वाले कितने भी एंगल बना ले सबका सम 180, तो हाल फिलहाल 4 बनाने, POY, तो एंगल POY प्लस अगला बोलो YOC, उससे अगला बोलो YOC के बाद अगला बोलो BOC, फिर उससे अगला बोलो COB लिखो क्योंकि यहाँ पे COB लिखा है हमने, COB एंड उससे अगला बोल दो QOB। इन चारों का सम, इसका 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 इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन विल बी एंगल्स इन ए सेमी, जो भी है, अगर पीछे वो लिखा है तो वो लिखो, पीछे क्या लिखा है अपने POA और COA। अच्छा ये y नहीं, देखो कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है ना, ये y और a एक जैसे दिख रहे हैं, एक्चुअली y तो दूर है कहीं, a है ना, वो वाला पॉइंट का नाम a है। तो POA एंड जो भी था सही कर दो, POA और ये क्या था COA, POA COA। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स इन्हें, अगर ये 2 एंगल्स होते हैं तो रीजन डालते हैं अपन लीनियर पेयर, ठीक है। चलिए हो गया इतना काम, इतना काम तमाम। नाउ व्हाट डू वी डू, हमको इनमें से 4 एंगल में से 2 एंगल में दिलचस्पी है, बाकी 2 एंगल हमारे काम के नहीं है। किन 2 एंगल में दिलचस्पी, इधर देखो फिगर के अंदर, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तभी तो ये 90 डिग्री बनाना है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए COA, यानी ये तो चाहिए, और दूसरा कौन सा चाहिए, COB, ये चाहिए। ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, POA की जगह COA लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, और QOB की जगह COB लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इन दोनों को छेड़छाड़ करो मत, उन दोनों को बदल दो। समझ आया लॉजिक, ठीक है करो। इंप्लाइज एंगल POA को भी एंगल POA को एंगल COA और एंगल COA को नो चेंज, COA को नो चेंज, COB को भी नो चेंज क्योंकि ये भी चाहिए मुझे और इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है मेरी, तो इसको बदल दो QOB को COB एंड द सम एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, वो चेंजेस होगा नहीं। रीजन डाल दो उसका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, भाई ये जो बदला है आपने 1 की मदद से बदला है इक्वेशन 1, और ये जो बदला है आपने इक्वेशन 2 की मदद से बदला है, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिव, रीजन में हम ये डालते हैं रेस्पेक्टिव, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पूरा रीजन लिख फिर तो बैठ के आराम से, आना तो बहुत कुछ ही है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज सफिशिएंट।
ठीक है, अब देखो भैया सीओए मिलके ट्वाइस ऑफ एंगल सीओबी मिलके ट्वाइस ऑफ एंगल सीओबी गिव्स मी व्हाट, टेक 2 कॉमन फ्रॉम देम, तो 2 कॉमन आगे क्या आया, सीओए अंदर बचा, सीओबी अंदर बचा, इक्वल टू 180 डिग्री, सीओबी अंदर बचा, gives me 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में आप सब जानते हो 2 इधर आ जाएगा, बोलो नेक्स्ट पेज पे कर दूं, ये 2 इधर से 180 डिग्री पे आ जाएगा, इंप्लाइज एंगल COA प्लस एंगल COB, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो 180 से क्या हो जाएगा वो डिवाइड, तो यानी कि क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, COA और COB मिलाओ, तो ये है OC मिला हुआ है, तो COA COB चेक करो फिर से, COA ये वाला, COB ये वाला, दोनों को मर्ज करके मिला दें तो AOB बनता है, तो इसका सम देगा मुझे AOB, उसका डिवीजन देगा मुझे 90 डिग्री, हैंड्स प्रूफ। डन। ठीक है, आपकी बोतल नहीं ले रहा वो, बाहर जा रहा है पानी पीने, क्या बताओ, एक और तरीका डिस्कस कर रहे हैं हम, बताओ मुझे। हाँ PAO ले लिया आपने, एक मिनट रुको, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो मतलब लो गया ना, दैट मीन इसको तो कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा, PAO ले लिया, OAC ये वाला ले लिया, ये दोनों इक्वल है, PAC ये टोटल एंगल जो, इसको हम ले सकते हैं एंगल ट्वाइस ऑफ OAC, यस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल इसका ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। हाँ ठीक है, आगे वैसे इस वाले को लिख सकते हैं कि ये पूरा एंगल इसका ट्वाइस है, आगे हाँ कौन सा PAC ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इनका सम 180 होगा, यस, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो फिर इन दोनों का सम 90 आ जाएगा, उन दोनों का सम 180 है, तो आधे आधे का सम 90, जब पूरे पूरे का सम 180 है तो आधे आधे का सम क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, बट इससे तो ये दोनों का सम 90 प्रूव हुआ। अच्छा फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी से बचा हुआ ये भी 90 निकाल लो, कर सकते हो, बट घूम फिर के आए हो काफी, ठीक है कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और कोई डाउट कंफ्यूजन इस वाली क्वेश्चन में, चले नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 का फिगर है क्या हमारे पास, 9 तो हो गया ना, 10 का फिगर है, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। क्वेश्चन समझा दो बस मुझे, सर्किल में बना देता हूं और क्वेश्चन मुझे कौन समझाएगा, यस कृतिका समझाओ, ट्राई, हाँ समझो, आप खुद समझो, सेंटर ओ दे देता हूं मैं आपको, बाकी लोग भी ध्यान दें क्योंकि उनका भी नंबर आ सकता है समझाने के लिए। खड़ा हो चर्चित, पीछे पीछे चल जा, लास्ट बेंच, और अग्रिम आदेशों तक तू पीछे बैठेगा सारी क्लास।
बिल्कुल पीछे। हाँ बताओ। एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट बनाइए। ये रहा वो एक्सटीरियर पॉइंट, क्या ले ए ले लूं उसको, इससे दो टेंजेंट बना देता हूँ। दो बना सकते हैं ना एक्सटीरियर पॉइंट से, पहले तो ये बताओ बना सकते हैं ना। एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट एग्जैक्टली बनती है टू ए गिवन सर्किल। तो एक टेंजेंट मैंने बना दी यूं और एक टेंजेंट मैंने बना दी, ठीक है। किनके टेंजेंट्स के एंड पॉइंट्स? टेंजेंट के एंड पॉइंट्स नहीं होते, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होते हैं। तो इनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट में पी क्यू ले लूं। लेट्स से दिस, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी और ये वाला क्यू। इन सेकंड से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला के लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूं। सेंटर से टच होती हुई क्यों जाएगी वो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। अगर ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं, अभी किया है ना, तो वो डायमीटर सेंटर से टच होती जाएगी, दैट मींस डायमीटर होगी। तो अगर ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं तो डायमीटर बनेगा। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में बना था, ये टेंजेंट्स पैरेलल थोड़ी ना है, तो फिर ये डायमीटर नहीं बनेगी, यानी सेंटर से छूती हुई नहीं जाएगी। यहां तक सही है क्या? कोई और ट्राई करना चाहेगा, बोलो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करूं, मतलब रेडियस ड्रॉ करूं बेसिकली यू वांट। ओके, तो मैं ये रेडियस ड्रॉ कर दूं, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दूं। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। आगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। वेरी गुड, बैठो, समझ आया? देखो फिर से पढ़ो। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट के बीच का एंगल कहाँ है? ये रहा, दिख रहा है? दिख रहा है कि ये दूसरा एंगल कौन सा कह रहा है? ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से बना हुआ है टू द सर्किल। ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा। कौन से एंगल के? अगला एंगल पढ़ो। एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, ऐसी लाइन सेगमेंट के द्वारा सबटेंड किया गया एंगल जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को मिलाती हो। तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट PQ है, और PQ लाइन सेगमेंट से सेंटर पे, एट द सेंटर पे एंगल सबटेंड करना है। तो सेंटर पे एंगल सबटेंड ये हुआ इधर वाला। अब ये वाला एंगल इसके सप्लीमेंट्री है, ऐसा प्रूव करना है। इससे सरल क्वेश्चन क्या होगा? किया है ना कई बार ये, तो इन दोनों का सम 180 नहीं होगा क्या? अब बेसिकली देखा जाए तो इस PQ लाइन सेगमेंट की यहाँ पे कोई ऐसा नीड नहीं है, पर उसने लैंग्वेज ऐसी कही है कि इस PQ से एंगल सबटेंड करो। समझ आई बात? वो ऐसे ही कह देता कि आर्क PQ से करो, तो आर्क PQ तो पहले बनी हुई थी, तो मैं ये लाइन सेगमेंट PQ नहीं बनाता। इस PQ को अवॉइड करके क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत सरल लगेगा। मान लो कि ये PQ लाइन सेगमेंट यहाँ पे है ही नहीं, मान लो कि ये यहाँ पे है ही नहीं, ये हटा दी मैंने। अब आप देखो इन दोनों का सम 180 प्रूव करना आपके लिए कोई बड़ी बात है? तो नाम बड़े और दर्शन बहुत ही छोटे, ऐसा क्वेश्चन है ये। पर अब उसने कहा है तो मैं PQ को ऐसे डिलीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अवॉइड कर सकता हूँ, ठीक है? ओके, गिवन पॉइंट्स फटाफट खत्म करो यार, ये तो होमवर्क दे देंगे। बोलो, होमवर्क कर सकते हो? टेल मी, इधर देखो बच्चों, करना क्या है? मैकेनिज्म समझो और होमवर्क मार्क करो। देखो इधर, इन चारों का सम 180 होगा, जिसमें से ये दोनों 90-90 है ना? अरे भाई इधर देखो, ये दोनों 90-90 हैं, और चारों का सम 360, सॉरी 180 नहीं, चारों का सम क्या है? 360। ये 90 क्यों है? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ये 90 क्यों है? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। 90-90 हो गए, 180 तो यही ले गए। और इन चारों का सम 1 2 3 4, इन चारों का सम क्या है? 360। नाम बता दो, जैसे इस एंगल का नाम क्या है? एंगल PAQ, सॉरी। अगले का नाम बताओ, APO एंगल APO, प्लस सेंटर वाले का नाम बताओ POQ एंगल POQ, प्लस इसका नाम बताओ QOQ या AQ एंगल AQO। इन चारों का सम 360 होगा। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इसकी वैल्यू तो पता करनी है। इसको 90 डिग्री मार्क करो,
और इसको 90 डिग्री मार्क करो, यही होगा ना। ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो 90 मिलके 180, 180 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वहां 180, यहाँ क्या बचा, पी ए क्यू प्लस, यही प्रूव करना है आपको, एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्रूव में भी हम यही डालेंगे और लास्ट में प्रूफ भी यही करना भाई, इन दोनों का सम 180 है, ये तो प्रूव करना है, एंगल पी ए क्यू एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन इसी रेंज का किया था हमने, उसमें एंगल निकालना था। आप याद करो, यहाँ वाला एंगल दे रखा है, जैसे 100 डिग्री दे रखा है तो 80 डिग्री हो जाएगा, ये 100 डिग्री देखा है तो वो 80 डिग्री हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन किया है ना हमने। शुरुआत में निकालने का क्वेश्चन था, ये प्रूव करने का क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो सकता है क्या होमवर्क, हो सकता है चारों का एंगल सम 360, जिसमें से दो एंगल 90-90, तो बचे हुए दो एंगल का सम 180 आ जाएगा, इतना ही आपको प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. एक सर्किल को अगर एक पैरेललोग्राम ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो वो पैरेललोग्राम नहीं, वाकई में एक रोम्बस होगा। वो पैरेललोग्राम नहीं रहेगा, क्या बनेगा, क्योंकि रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी एक तरीके का। भाई पैरेललोग्राम ऐसा होता है, देखो भैया, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस में डिफरेंस देखो। ये पैरेललोग्राम होता है और रोम्बस ऐसा ही होता है, बस उसके चारों साइड्स इक्वल होती है। इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ये इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसकी 1 2 3 4 चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें भी आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं, इसमें भी आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं। फाइन, ठीक है। इसमें भी डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसमें भी डायगोनल छोटे बड़े होते हैं, ये बड़ा डायगोनल ये छोटा डायगोनल, इसमें भी डायगोनल छोटे बड़े होते हैं। सब कुछ सेम होता है, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आमने सामने की साइड इक्वल है, यहाँ पे चारों साइड इक्वल है, बस ये डिफरेंस है। क्या डायगोनल्स का ये डिफरेंस है कि उसमें परपेंडिकुलर होते हैं, ये कहना चाह रहे हो। फ्रॉड का कॉल आ रहा है, एक मिनट उठा लो। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो। नहीं, ठीक है, डन, क्लियर है यहाँ तक। पेंसिल किसकी है, पेंसिल इसकी मांग हो रहा है, दे आप रहे हो, आपका नाम लेगा। तो आपने उसने आपको कहा उदित पेंसिल दे दे, क्या आपके पास पेंसिल है देने के लिए, आपकी है ना, एक्स्ट्रा है क्या, एक्स्ट्रा पेंसिल है क्या आपके पास देने के लिए, है तो दे दो। अब वापस मत लेना, पूरी क्लास एंड होने तक। तोड़ देता है तो मत दे, फिर तेरे चॉइस है, तो मत दे, वापस दे भाई, तू तोड़ देता है इसकी पेंसिल। ठीक है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, चलें आगे। ओके, पता नहीं कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है मुझे, एक क्रिमिनल केसेस में बीच में सिविल केसेस आ जाते हैं, घरेलू घरेलू झगड़े सुलझाओ, लाइक सास बहू के। आ जाओ इधर आओ। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। तो आप देखो, आपको क्या करना है, एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाना है जिसने, जैसे पैरेललोग्राम है, इसने एक सर्किल को चारों तरफ से घेर रखा है। क्या ऐसा सर्किल बनाया जा सकता है जिसको ये चारों तरफ से घेर ले, बनाया नहीं जा सकता। अगर मैं इसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करूंगा एक सर्किल को, तो ये इधर उधर गैप रह जाएगा। तो गैप अगर जैसे आप कम करोगे, कोशिश करोगे इसको मिलाने की, तो एक्चुअली वो रोम्बस बन जाएगा। समझ गए। अगर उसको पैरेललोग्राम ही रखोगे तो सर्किल को सर्कमस्क्राइब नहीं कर सकते, और अगर आपने उसकी चौड़ाई कम करी सर्किल को सर्कमस्क्राइब करने के उपलक्ष्य से, तो फिर वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। यही प्रूव करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे तो रोम्बस, मानेंगे पैरेललोग्राम, क्योंकि अल्टीमेटली तो रोम्बस बनना है, पैरेललोग्राम तो बन ही नहीं सकता जो सर्किल को चारों तरफ से घेरे। लेकिन पूरे क्वेश्चन में हम एक बार भी नहीं मानेंगे कि वो रोम्बस है, क्योंकि वो तो हमको प्रूव करना है कि वो रोम्बस है। हम क्या मानेंगे, भैया आप एक पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो फिगर बनाओ। फिगर बना दो एक रोम्बस का, एक रोम्बस का जिसने एक सर्किल को चारों तरफ से घेर रखा है। रोम्बस बनाना अभी बता ही दिया मैंने, चारों साइड से इक्वल होगी इसकी, है ना। और एक सर्किल बना दो बीचों बीच, जिसको इसने चारों तरफ से घेरा है। सर्किल जब हम बनाएंगे तो 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन होगा, नहीं हुआ। ठीक है, 1 2
3 और 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन वाला, थोड़ा परफेक्ट आप बना देना। बेटा ऐसे तो पूरा पेपर निकल जाएगा, एक सर्कल बनाने में इतना टाइम लगाएंगे तो। अभी ये कंस्ट्रक्शन का चैप्टर होता ना तो मैं बोल बोल के थक जाता, अपना अपना कॉम्पस लाओ, अपना अपना कॉम्पस लाओ, लाते नहीं। और अभी जरूरत नहीं है ना, सारे लेके बैठे हैं और सब यूज भी कर रहे हैं, है ना। जबकि मैंने कहा है कि सर्किल के बिना भी हम, ओ कॉम्पस के बिना भी हम काम चला सकते हैं, एक बैंगल ले लो बस कोई सा भी, और घर में ही मिल जाएगा, थोड़ा ढूंढो तो सही। ओके आइए, तो ये सर्कल तो बड़ा वाहियात दिख रहा है, थोड़ा और क्लियर बनाता हूँ मैं जब तक। यहाँ पे देखे कोई शेप मिल जाएगा, नहीं है, बनाना ही पड़ेगा फ्री हैंड। चलो कोशिश करता है। ओके ये फिर भी यही करता फिरूं बस मैं ना। पी क्यू आर एस, तो एक काम करते हैं, रोम्बस को तो ले लेते हैं, एबीसीडी, ए बी, रोम्बस नहीं है पैरेललोग्राम है, रोम्बस तो प्रूव करना है ना। ए बी सी डी एंड पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को मान लेते हैं पी क्यू आर एंड एस। गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट के नाम पे मेरे पास यही है कि एक सर्किल है, एक पैरेललोग्राम है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, बस। पैरेललोग्राम, सेंटर भी मार्क करो ओ। पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी circumscribes circumscribes the circle with center O, circumscribes the circle with center O at the points of contact, at the, या पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मत लिखो क्योंकि टेंजेंट्स के बारे में जिक्र नहीं किया हमने, एट द पॉइंट्स लिख दो चीजें, एट द पॉइंट्स पी, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, पी क्यू आर एंड एस रिस्पेक्टिवली लिखो यहाँ पे, और थोड़ा सा इस लैंग्वेज में चेंजेस करेंगे अपन, रिस्पेक्टिवली तो लिख दो। साइड्स के बारे में बताएंगे, है ना। देखो हम कैसे लिखेंगे, अच्छा इसके बाद में लिखते हैं पी क्यू आर एस एट द पॉइंट पी क्यू आर एस विद द साइड्स, विद द साइड्स रिस्पेक्टिवली, फिर लास्ट में लगा दो, है ना, विद द साइड्स। तो P जो इंटरसेक्शन है कौन सी साइड पे हो रहा है, ए बी पे। P इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ए बी पे। Q इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, PC पे। R हो रहा है हमारा CD पे, एंड S इज इंटरसेक्शन, S जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहाँ है, AD पे, एंड AD। अब लगाओ रिस्पेक्टिव, अभी ठीक है। और प्रूव करना क्या है हमको ये बताओ, पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus, parallelogram ABCD is a rhombus। विनीत बताओ क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन की जरूरत है क्या, या विथआउट उसके हो सकता है। हो जाएगा, करो।
नहीं होगा? होगा। मौलिक बोलो, कंस्ट्रक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। वंश होगा। यस, कृतिका आप बोलो। होगा। होगा। मुझे तो ये चीज बताओ, प्रूव क्या करना है कि ये रोम्बस है। गिवन क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। तो अल्टीमेटली आपको तो पैरेललोग्राम से रोम्बस की जर्नी तय करनी है बस। और पैरेललोग्राम में क्या चेंजेस करूं कि वो रोम्बस बन जाए? चारों साइड्स इक्वल। और चारों साइड्स भी इक्वल नहीं करने, एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी, क्योंकि ऑपोजिट तो वैसे इक्वल है। भाई पैरेललोग्राम की ऑपोजिट तो इक्वल होती है ना, बस एडजेसेंट इक्वल कर दो तो चारों इक्वल हो जाएंगी। चारों इक्वल होते ही वो पैरेललोग्राम रोम्बस साबित हो जाएगा। तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल करो, एडजेसेंट साइड समझते हो, जो एक पॉइंट पे आके मिलती है, जैसे कि डीए और एबी ये एडजेसेंट साइड है, जैसे कि एबी और बीसी ये भी एडजेसेंट साइड है, जैसे कि बीसी और डीसी ये भी एडजेसेंट साइड है, और जैसे कि सीडी और एडी ये भी एडजेसेंट साइड है। इन चार पेयर में से कोई भी एक पेयर प्रूव कर दो इक्वल है, दैट्स इट। कोई भी एक पेयर पकड़ लो जो आपको पसंद आ रहा हो। तो लेट्स से मैं पहला पेयर पकड़ लेता हूं। मैं एबी को बीसी के बराबर करने की कोशिश करता हूं। एबी इक्वल टू बीसी, अगर मैं कैसे भी करके एबी इक्वल टू बीसी कर दूं तो काम हो जाएगा। अब सवाल ये कि एबी इक्वल टू बीसी हो सकता है क्या? कैसे? पहले इक्वेशन में हमने, याद करो, ये प्रूव किया था कि आमने सामने की साइड्स का सम इक्वल होगा। ए बी प्लस डी सी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। कल किया था ऐसा क्वेश्चन, किया था। वहां तक तो जो काम पहले किया था वो का वही कॉपी पेस्ट करो। समझ आया? देखो कहां तक किया था, चलो मुझे बताओ। ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यहां तक किया था हमने। इतना कर दोगे क्या? जो कल वाला काम है इतना कर दोगे क्या? अब ध्यान से देखो बच्चों, ए बी और सी डी दोनों ही बराबर हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो उसको लिख सकता हूं मैं ट्वाइस ए बी। और ए डी और बी सी दोनों ही बराबर हैं क्योंकि ये भी एक ए डी और बी सी बराबर है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो हमने तो ट्वाइस बी सी। ये लो साहब, ए बी बराबर, ठीक है। तो कल वाला कॉपी पेस्ट मारो जल्दी से। कॉपी पेस्ट मारने का मतलब है अपने आप कॉपी पेस्ट मारो, देख के नहीं करो। तो सोचने वाली बात यह है, नहीं अभी करो, कोई जगह वगैरह नहीं छोड़नी। ये जगह छूटी हुई रह जाती है एट द एंड ऑफ द एग्जाम, जब एग्जाम होता है ना कल, तो भी वो छूटी हुई जगह वैसी की ऐसी दिखती है, भरी नहीं जाती। भरने की जहमत नहीं करते, अभी भरो। तो कल दो क्वेश्चन किए थे बच्चों, दोनों ही क्वेश्चन रिपीट हो गए कहीं ना कहीं। तो आप सोचो घर जाके रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट है, पीछे पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो ईशानी, करो। आप ही करोगे अब, करो। मौलिक क्या लेके बैठा है? तेरे पास तेरी नोटबुक नहीं है? एक तो तू पीछे से देख रहा है और वो भी फिर दूसरे की नोटबुक। हाँ करो। कल जो काम किया था सेम वैसा ही काम करना है, कॉपी पेस्ट। क्या? हाँ पूरी क्वेश्चन बनी थी तो पूरी बनेगी। और जिससे नहीं हुआ वो वाला कल वाला क्वेश्चन, मतलब उतना काम नहीं हुआ, वो कल 10 बार करके आएगा। दिमाग लगाओ और करो, और पीछे कोई नहीं पलटेगा। भाई आप घर पे नहीं रिवीजन करते तो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ यहाँ पे, मेरे पास तरीके हैं और भी करने के। पीछे नहीं पलटोगे तो दे हटाओ, हाथ हटाओ। कुछ भी है पीछे, अच्छा रफ है तो इसमें कौन सा 2 + 2 = 4 करना है जो पीछे पलट के सॉल्व कर रहा है उसको? हाँ कर, चल कर, क्या करना है। भाई आमने सामने की साइड्स का सम तो इक्वल हर क्वाड्रिलेटरल में होगा, ऐसा तो हमने कल प्रूव कर दिया।
तो पैरेललोग्राम होगा तो भी होगा, पैरेललोग्राम भी तो क्वाड्रिलेटरल है। कल एक अजीबोगरीब क्वाड्रिलेटरल था, याद है? उसमें भी आमने सामने का सम इक्वल हो रहा था। तो पैरेललोग्राम भी तो क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें भी आमने सामने का सम तो इक्वल होगा, सेम उसी लॉजिक से होगा। तो वहां तक का काम तो करिए। जिसका हो जाए वो बता देना। चारों इक्वेशन हो गई सम करके। भाई ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी तक प्रूव करना है ना, उसके लिए इक्वेशंस को जोड़ना तो पड़ेगा। हो गया वंश? क्यों नहीं हो पा रहा? तो एक और बच्चे के लिए साबित हुआ कि कल जाके पढ़ाई नहीं करी, नहीं करी ना। हो गया? देखा ना, देखा? लेके आओ। हो गया मौलिक? होगा? होगा या नहीं होगा? हो जाएगा तो जल्दी कर गया। क्या कर रहा है? एट द पॉइंट ए नहीं, फ्रॉम द पॉइंट ए। टेंजेंट ए पे थोड़ा बन रहा है, टेंजेंट ए से बन रहा है। फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए, फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट बी, ऐसे। डन। आओ लेके आओ। तो चारों को जोड़ दिया ना, ए पी बी पी सी क्यू बी क्यू। अच्छा, सी क्यू और बी क्यू मिलाएगा तो डीसी बनेगा। तो पहले सही था ना भाई, सी क्यू और बी क्यू में क्यू 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 कॉमन, बीसी बनेगा ना। तो फिर तूने सम गलत किया है, एबी के साथ बीसी थोड़ा जोड़ना है, एबी के साथ डीसी जोड़ना है। तो ए आपको एबी के साथ डीसी जोड़ना है। तो एबी और डीसी के चार पार्ट्स कौन से? एपी बीपी सी आर डी आर, ये चार पार्ट्स आपको एलएचएस में रखने पड़ेंगे। एपी बीपी, अब इसको उल्टा करो तब जाके सी आर इधर आएगा, और फिर ये तो सही है। तो एपी बीपी सी आर डी आर जोड़िए। एपी बीपी, ये डी आर सही था, ये गलत था, सी आर डी आर मिलके डीसी। सही करो, सही करो। ब्रैकेट भी लगाओ, किस किस को पेयर करके किया आपने। ठीक है, और किसी का हुआ? ईशानी हो गया ना आपका? लेके आओ, विनीत लेके आओ। कल तक का काम सारा करना है, कल जो लास्ट में प्रूव्ड लिखा था अपन ने वहां तक करके लाना है। आगे का काम फिर 2 मिनट का है बस। हाँ, जिसको आता है कर लो। हाँ हो गया, ले आओ।
जब अपन इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो एलएचएस अलग ऐड होते हैं, आरएचएस अलग ऐड होते हैं। इसका एलएचएस क्या है, इसका इसका तो एपी बीपी सी क्यू जुड़ेगा। आपने क्या जुड़ा है, एपी बीपी सी आर, एपी बीपी सी आर। सी आर तो वैसे भी नहीं जुड़ना चाहिए, सी क्यू ही जुड़ना चाहिए। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी चाहिए, तो यानी कि इसको आपको फ्लिप करके लिखना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इन दोनों को जोड़ना है। इसके चार पार्ट कौन से, एपी बीपी सी आर डी आर। ये एपी बीपी सी आर डी आर एलएचएस में रखो, ये चार पार्ट्स को आरएचएस में रखो। ठीक है, सही करो। एनीवन एल्स? नो? तो लास्ट 2 मिनट्स, अगर 2 मिनट में कोई कर सकता है तो ले आओ, अदरवाइज पनिशमेंट है। AS equal to AB, delta BQ equal to AB. तो देख बेटा, तूने किया सही है, मानता हूं मैं। तूने इन तीन को फ्लिप किया, इससे अच्छा एक को फ्लिप कर, है ना, कॉमन सेंस, कम करेक्शन होता। ये चार इधर आ जाते, ये चार इधर आ जाते। फिर तीन में गलती क्यों करना, एक को फ्लिप कर देना, तीन को सही रख दें। ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखना। नहीं हो रहा? ए एस और बीपी मिलके ए बी बन रहा है क्या? ए एस और बीपी, ए एस कहाँ है, बीपी कहाँ है? इसको और इसको पार्ट को जोड़ के ए बी कहाँ से बना, एपी और बीपी चाहिए। तो आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों के चार पार्ट्स कौन से हैं, एपी बीपी सी आर डी आर। तो ये एपी बीपी सी आर डी आर सारे एलएचएस में होने चाहिए, और ये चारों आरएचएस में होने चाहिए। तो एपी को एलएचएस में लाओ, उसको फ्लिप करो, फिर बीपी एलएचएस में है ही सही, सी आर एलएचएस में ही सही डी आर, इसको फ्लिप कर दो बस पहली वाली को, और फिर सम भी उसी हिसाब से करो। एएस की जगह यहाँ पे एपी आएगा, एपी बीपी मिलके एपी है, और फिर एएस को उधर पूछो, तो उधर इधर गलती तो उधर भी गलती होगी, दोनों सही कर दो, है ना। हाँ, तो राइटिंग कब सुधारेगा? कम से कम इतनी तो मेहनत करती है कि वो लेजिबल तो हो, समझ में तो आए। पी अगर पी दिख रहा है तो फिर मैथ्स और इंग्लिश क्या करेगी, जो समझ में आ रहा है वो तो समझ में आना ही है ना। तो वकील है इसका, क्या करवाऊं आज? हाँ, इतना हो गया। सो रिमेनिंग ऑल खड़े हो एक बार, किस किस का बाकी है, टेल मी। बट एक टाइम लिमिट भी होती है ना। ओके, U4 U5 सुनो ध्यान से, तो लेके आओ। एपी बीपी सी आर डी आर, एपी बीपी सी आर डी आर, एएस बीक्यू सीक्यू टीएस। हाँ, जल्दी आ जाओ जल्दी, 10 सेकंड में। ठीक है, लिखा है।
आरसी, एपी, बीपी, आरसी और आरडी। हाँ, तो अब आप तीनों बैठिए। हो गया आपका भी? लाओ। नहीं हुआ ना, रखो। आप तीनों को ज्यादा नहीं, अच्छा आप भी बचे हुए पर दिखाया नहीं था, क्यों सो गए थे? सो गए थे? दिखाओ। ये क्या किया है? तो कौन कौन बचा? तन्नू एंड वंश। ज्यादा नहीं दे रहा हूं मैं। ये क्या कर रहे हो? किसकी नोटबुक है? कृतिका। आपको, तन्नू को और वंश को, तीनों को ये क्वेश्चन कल वाला 2 टाइम करके आना है। ठीक है, बैठो बैठो। कृतिका आपको 3 बार करके आना है। ठीक है, कृतिका को 3 बार करके आना है, आप दोनों को 2-2 बार करके आना है। तो ये सबक रहेगा आगे के लिए। ठीक है, कल वाला क्वेश्चन। तो फाइनली अब मुझे बताओ कृतिका, इसको पनिशमेंट से बचा के इसका कौन सा फायदा होगा? इसको आपने पनिशमेंट से बचाने की कोशिश करी, इसमें क्या फायदा है इसका? तो अब बुक तो 3 बार करके आओ कल। और सबके लिए ये सबक है कि कोई भी अपनी नोटबुक किसी को नहीं देगा, ना यहाँ ना घर के लिए। ठीक है, ओके। तो फाइनली सबका यहां तक हो चुका होगा। ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यहां तक हो चुका है। टेल मी। और जिनका नहीं हुआ है वो 2 बार जब करेंगे तो उनका हो जाएगा। कल वाला इक्वेशन है एक तरीके से। ठीक है, डन। एक बार फिर से देखो इधर स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखो सब लोग। मौलिक, एबी और डीसी को जोड़ना है ना, तो एबी और डीसी में 4 पार्ट कौन कौन से हैं? एपी, बीपी, सीआरडीआर। तो आप एलएचएस में एपी, बीपी, सीआरडीआर अरेंज करो 4 इक्वेशन के। और ये जो है लेफ्ट साइड राइट साइड वाले एएस, डीएस, सीक्यू, बीक्यू, इसको आरएचएस में अरेंज कर दो। तो आप इतना कंफ्यूज हो ही क्यों रहे हो? आप पहले से ही बिना के चलो ना, कि वाइटनर वाइटनर लगाने की जरूरत ही ना पड़े। आप पहले से दिमाग में बिठाओ, एपी, बीपी, सीआरडीआर एक साइड होंगे, ऊपर नीचे वाले, और लेफ्ट राइट साइड वाले ए एस, डी एस, सी क्यू, पी क्यू एक साइड होंगे। चाहो तो इन चारों को एलएचएस में रखे उन चारों को आरएचएस में, चाहो तो उन चारों को एलएचएस में रखे इन चारों को आरएचएस। इसी तरीके से शुरू से अरेंजमेंट करते हुए चलो। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो एपी, बीपी, सी आर, डी आर जुड़ के एपी प्लस सी डी हो जाएगा, और ए एस, डी एस, सी क्यू, बी क्यू जुड़ के ए डी प्लस पी सी हो जाएगा। फाइन, क्लियर? तो यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा शायद। ओके। अच्छा, ये क्यों हो रहे हैं एपी बीपी, ये क्यों हो रहे हैं इक्वल? क्योंकि सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए से 2 टेंजेंट है, तो एपी इक्वल टू एएस। ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से है तो बीपी इक्वल टू बीक्यू। ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से है तो सीक्यू इक्वल टू सीआर। ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से है डीएसटीआर। ऐसे 4 इक्वेशन बनके ऐड करना है। हो गया काम? अब नाउ इतना लिखने के बाद इसको लेट से इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके, 1 नहीं, कौन सी है? 4 तो हो गई, 5। नाउ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है, यस और नो? ये गिवन है। तो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड का सम क्या हो? आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगी, होंगी। तो आमने सामने की साइड कौन सी? AB इक्वल टू CD। तो AB इक्वल टू CD, एंड साथ में बोलो दूसरी साइड कौन सी हो जाएगी? BC इक्वल टू AD होगी। ठीक है, रीजन क्या डालेंगे? ऑपोजिट साइड्स, और पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं अपोजिट साइड। 2 पेयर इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। यहां तक हो गया। अब आप क्या करेंगे? AP इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD, ये 2 चीजें उस इक्वेशन नंबर 5 में प्लॉट करोगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करोगे। या तो AB की जगह CD, CD को सेम रहने दो, या CD की जगह AB, AB को सेम रहने दो। सिमिलरली या तो BC की जगह AD रखो और AD को सेम रहने दो, या फिर AD की जगह BC और BC को सेम रहने दो। किसी भी एक को सेम रखो, किसी भी एक को चेंज करो। तो एक काम करते हैं, AB को AB रहने देते हैं, CD को भी AB लिख देते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। सिमिलरली इधर आओ, BC को BC रहने देते हैं और AD को भी BC लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों भी सेम है। तो क्या हो जाएगा? AB प्लस AB ट्वाइस AB और BC प्लस BC ट्वाइस B। समझ आया?
तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे नाउ पुटिंग AB इक्वल टू, नहीं CD इक्वल टू, CD की वैल्यू डाल रहे हो ना, वैल्यू किसकी डाल रहे हो, CD की वैल्यू AB डाल रहे हो और AD की वैल्यू BC डाल रहे हो, जो जैसे डाल रहे हो वैसे लिखिए। नाउ पुटिंग CD इक्वल टू AB, CD इक्वल टू AB एंड फिर AD की वैल्यू BC डाल रहे हो, तो AD इक्वल टू BC इन इक्वेशन 5। ठीक है, वी गेट तो AB को तो AB रखना है, AB को तो AB रखना है, CD को AB लिखना है, यानी CD की जगह भी क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, इक्वल टू देन AD को तो BC लिखना है और BC को BC लिखना है, तो फाइनली इट इज ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। फाइन, 2 से 2 गया तो क्या बचा, AB इक्वल टू, यहां तक हो गया क्या सबका काम, AB इक्वल टू, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, लिख लोगे AB इक्वल टू BC तक। ओके, अब सुनिए AB इक्वल टू BC को आप मार्क कर लीजिए अगली इक्वेशन मार्क करिए, इक्वेशन नंबर 6। चले नेक्स्ट पेज पे चलें। अब यहां से आप या तो एक स्टेटमेंट में लिखो या इक्वेशन बना के लिखो। अगर आप स्टेटमेंट में लिखोगे तो आप ये लिखोगे कि एक पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल बन चुकी हैं, AB इक्वल टू BC बन चुका है। एक पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस होता है, मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल तो चारों साइड इक्वल और वो रोम्बस। या तो ऐसे स्टेटमेंट लिखो और या फिर इक्वेशन बना के लिखो। इक्वेशन बना के लिखना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना, वो अट्रैक्टिव भी लगेगा और पढ़ने में भी सही लगेगा और आपके लिए करने में भी आसान होगा, रेदर देन स्टेटमेंट बना के करें। हाँ बोलो क्या, कहां से आया वो दोनों, कहां लिखा AB इक्वल टू CD लिखा है, AB इक्वल टू CD लिखा है, अच्छा, और BC इक्वल टू, अच्छा ये इन इक्वेशंस को यूज करके, मतलब इसको भी इक्वेशन मार्क कर रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्ट मत लिखो, फ्रॉम इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा। तो डू वन थिंग, फिर इसको ले लो आप, AB इक्वल टू CD को ले लो इक्वेशन नंबर 5 के बाद, इसको लो 6, इसको ले लो इक्वेशन 7 और जो अभी बनी है उसको ले लो इक्वेशन 8। ये मॉडिफिकेशन कर लिया, 6 7 8 कर लिया, बोलो। तो अब एक बार इन 3 इक्वेशन को साथ में लिखो, ऐसे अलग अलग में तो मजा नहीं आएगा। मार्क कर लिया ना, चले नेक्स्ट पेज पे। तो नाउ वी हैव in parallelogram ABCD, बोलो पांचवी इक्वेशन क्या बनाई, बोलो AB इक्वल टू CD। छठी इक्वेशन क्या बनाई, ये पांचवी थी, 6th 7th 8, हाँ, तो 6th इक्वेशन क्या थी, AB इक्वल टू CD। 7th इक्वेशन क्या थी, BC इक्वल टू AD एंड तीसरी ये अगली वाली इक्वेशन क्या थी, AD इक्वल टू, ये लास्ट में बनाई हमने, AB इक्वल टू BC, ठीक है। इक्वेशन मार्क कर दो, 6 7 8 गई है, 6 7 8। देखो अब इधर देखो स्क्रीन पे, देखो ABCD के बराबर है, स्क्रीन पे देखो सब लोग, ABCD के बराबर है, BC AD के बराबर है, AB BC के बराबर है, तो CD भी AD के बराबर है, सारे ही बराबर है, यस और नो। हाँ, तो जिधर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, लिखने में ध्यान दोगे तो नहीं आएगा। ABCD के बराबर है कह रहा है कौन, 5वें 6ठे नंबर का बच्चा। 7वें नंबर का बच्चा कह रहा है BC AD के बराबर है, और 8वें नंबर का बच्चा AB BC बराबर बता रहा है, यानी ये AB BC बराबर बता रहा है। तो LHS सेम, तो RHS भी सेम,
तो ये इसके, 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 तो कुल मिलाकर चारों सेम हुए, हो गए कि नहीं हो गए? मुझे बताओ AB किसके बराबर है? AB किसके बराबर दिख रहा है आपको? BC के, दिख रहा है? दिख रहा है? BC किसके बराबर दिख रहा है? तो AB BC AD बराबर, और फिर AB CD के बराबर भी है, तो AB BC AD CD चारों बराबर, हो गया ना? तो फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 and 8, so from equation 6, 7 and 8, 6, equation 7 and equation 8, we get what? AB BC CD AD equal, AB BC CD AD, और एक बार जो चारों साइड इक्वल प्रूव हो गई तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? तो पैरेललोग्राम ABCD is a proved हो जाइए दफा। ग्रामर की क्लास इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ग्रामर के कुछ स्टूडेंट्स कुछ टूर्नामेंट में गए हैं, अभी तो आ नहीं सकते वो, और शाम के टाइम हम क्लास इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि शहर में बहुत भीड़ होगी, गोइंग टू द, हाँ शहर हमारा छोटा सा कस्बा निवाई। एक बार तन्नू से पूछो, तन्नू ये शहर नहीं है? आपके गांव में सब बोलते हैं ना निवाई शहर चलते हैं, बोलते नहीं बोलते? अब आप यहाँ रहते हो तो आपको शहर नहीं लग रहा, वैल्यू नहीं है। और शाम को भाई कोई रोड पे मत घूमना क्योंकि वाकई में आज बहुत भयंकर भीड़ रहेगी। एक तो जन्माष्टमी मेला है और साथ में एक मेला और लग गया प्रताप स्टेडियम में, तो टोटल जो है हाँ तुम तो हो ही आवारा, ठीक है? तो घर में बैठ के पढ़ाई करना, ज्यादा घूमोगे डोलोगे नहीं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। कोई छोटी मोटी डाउट